पर यहाँ मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जो हम कोटा क्लासरूम एलन में भी ये सिखाते हैं कि ऑप्शंस को देखो और कैलकुलेशन उतनी ही करो जितनी की ज़रूरत है। तो याद रखना, जिसके मोल उसी का वैलेंसी फैक्टर उसी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएंगे। ये थोड़ा ना ट्रिक सवाल है, दिखने में टिपिकल दिख रहा है। अब अगर नीट के एग्जाम में सारे टिपिकल और बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल आ गए तो स्टूडेंट 1 आवर में 45 क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं बच रहा, तो टाइम तब नहीं बचता जब वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील शर्मा LNT20 सीरीज़ के इस एपिसोड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इस चैप्टर के हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, जिससे इस पूरे चैप्टर का हम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये तो इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज वाइल मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन प्रोग्रेसिव डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन करने पर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कप्पा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है, जबकि मोलर कंडक्टेंस ये डिक्रीज हो रही है। अब आप ये देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम देखते हैं कि हम डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर कप्पा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि कप्पा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर ml पे। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर ml कम हो जाएंगे। और ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, जबकि अपन जानते हैं कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं बाकी ऑप्शन की तरफ भी। The limiting molar conductivity of weak electrolyte cannot be determined exactly by extrapolation of the plot of lambda m and against root c। अब ये lambda m और root c के बीच में जो रिलेशन आता है ये आता है डिबाई-हेकल इक्वेशन से। और ये डिबाई-हेकल इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये हमारे पास में सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बोल रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलते हैं चौथे ऑप्शन पे। द कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मेटेलिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि जब मेटल के एटम वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ उनके कोलिजन उनकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कोलिजन बढ़ेगा, उनका वाइब्रेशंस बढ़ेगा, और इसकी वजह से जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास में द कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। ये इसका हिंदी वर्जन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एक्स मोलार HCl सॉल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा हमें दिया है 0.340 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इफ द अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 80%, परसेंटेज डिसोसिएशन अगर 80 है तो इसके अल्फा की वैल्यू 0.8 आ गई। और आपको वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए, इसका मतलब आपसे मोलारिटी सवाल में पूछा है। अल्फा, मोलारिटी और कप्पा के बीच में अगर अपन रिलेशन देखते हैं तो ये आता है मोलार कंडक्टेंस से। इसके अलावा हमें सवाल में दिया क्या है? मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है H+ का और Cl आयन का। क्या हम इन दोनों को यूज़ करके HCl की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, तो ये हमें देगा मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो ये होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m0। सवाल में ये दिया है, सवाल में ये दिया है। क्या यहाँ से हम लैम्डा m निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। और लैम्डा m और कप्पा का जो रिलेशन है वो हमारे पास में k अब इंटू 1000 आएगा या डिवाइड में 1000 आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कप्पा की यूनिट क्या है। और कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास में k दे रखा है 0.340, लैम्डा m0 HCl का दोनों आयन की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐड करके ये कैलकुलेट किया हमने 425। लैम्डा m का फॉर्मूला k इंटू 1000/m। अल्फा हमें दिया हुआ है, लैम्डा m0 दिया हुआ है, हमने निकाला है यहाँ पे। तो क्या हम यहाँ से लैम्डा m निकाल सकते हैं? यस, और लैम्डा m की वैल्यू आ गई 340 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा m की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, तो मोलारिटी आ जाएगी। और मोलारिटी आ रही है 1 मोलार।
कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखें 1 मोलार, सेकंड ऑप्शन में दिया है तो सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें वीक एसिड का K दिया है इज 1.6 into 10 to the power minus 5 and the molar conductivity at infinite dilution is 550 into 10 to the power minus 4 साइमन मीटर स्क्वायर है। इसका ध्यान रखना है कि यहां पर जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर मोल है। दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा हमें सवाल में पूछा है और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.01 मोलार एसिड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 फॉर्मूलों के बीच में रिलेशन चाहिएगा। सबसे पहले तो अपने को पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है, अगर अल्फा निकालेंगे तो हम √K/C लिख सकते हैं ना। कब, जब अगर एसिड बहुत वीक हो और अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में K 10 to the power minus 5 का ऑर्डर का है जो कम है, इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शन में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे लैम्डा m और लैम्डा m0 का रिलेशन, और इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। यहां से पहले अल्फा निकालेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। और उसके बाद थर्ड रिलेशन है लैम्डा m बराबर, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर होने पर हम K/1000 इंटू m मोलारिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, हमने यहाँ वैल्यू रखी, पर पता है कि K बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और अल्फा की वैल्यू √K/C से 0.04 आ गई। ये अल्फा हमें दिया है और हमारे पास में लैम्डा m0 और लैम्डा m के रिलेशन से हमारे पास में लैम्डा m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गई 22 इंटू 10 to the power minus 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आई है, लैम्डा m की। अब लैम्डा m की वैल्यू इसमें पुट करें, हमारे पास में जब मोलारिटी दे रखी 0.01, लैम्डा हम निकाल चुके हैं 22 इंटू 10 to the power minus 4, इससे जब हम कप्पा सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2.2 इंटू 10 to the power minus 2 साइमन मीटर इनवर्स। ध्यान रखना यहाँ गलती की गुंजाइश है। वापस एक बार ऑप्शन को देखते हैं कि 2.2 इंटू 10 to the power minus 2 साइमन मीटर इनवर्स अपने को दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में अपन सेकंड ऑप्शन को टिक कर दे, नहीं, क्योंकि हमारे पास में सेंटीमीटर इनवर्स में भी एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन ऐसा भी है कि 2 and 3 बोथ। तो आप देखें जब मेरे पास में ये 2.2 इंटू 10 to the power minus 2 साइमन मीटर इनवर्स आया है, अगर मैं इसे सेंटीमीटर इनवर्स में बदलूं तो 100 का डिवीजन करना पड़ेगा, और जब 100 का डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 2.2 इंटू 10 to the power minus 4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर क्या जाएगा, तो हमारे 4 ऑप्शन में आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2 and 3 बोथ करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैम्डा m0, NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में है पर मोल रेस्पेक्टिवली। If conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid solution is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse, find the degree of dissociation of acetic acid। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m0। अब समझे कि लैम्डा m0 के लिए हमें ये डेटा दे रखा है, क्या डेटा दिया है, NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट, और हमें चाहिए एसिटिक एसिड। तो क्या एसिटिक एसिड का लैम्डा m0 अगर निकालना है तो हम एसिटिक एसिड के लैम्डा m0 के लिए कौन कौन सा आयन चाहिए, एक तो एसीटेट आयन चाहिए और क्या चाहिए, एक चाहिए H+ आयन। तो एसीटेट आयन आएगा सोडियम एसीटेट से, H+ आएगा HCl से, लेकिन साथ में मुझे Na+ और Cl एक्स्ट्रा आ गए। तो हमें क्या करना है, इसमें से इन दोनों को ऐड करने के बाद इस NaCl की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को माइनस करेंगे तो एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। मतलब हम गिवन डेटा से लैम्डा m0 निकाल सकते हैं। तो अब अल्फा निकालने के लिए मुझे लैम्डा m चाहिए। अब चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास में अल्फा बराबर है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m0, और लैम्डा m कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे K इंटू 1000 अपॉन m। क्यों अपन ने K इंटू 1000 अपॉन m लिया, क्योंकि यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है कप्पा की यूनिट। यहाँ पे हमने लिखा 4.95 इंटू 10 to the power minus 5 1000 अपॉन 0.001028। यहाँ से सॉल्व करने पर लैम्डा m की जो वैल्यू आई वो 48.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आई।
अब आप देखें कि हमारे पास में ये जो मोलार कंडक्टेंस निकाली है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किस तरह से निकाली, हमने 91.05 किसकी है हमारे पास में, ये हमारे पास में है सोडियम एसीटेट की। तो ये सोडियम एसीटेट की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमने HCl की मोलार कंडक्टेंस ली है, और इन दोनों को जब लिया तो एसीटेट आयन आ गया, H आयन आ गया, लेकिन Na और Cl एक्स्ट्रा आया। कोलराश लॉ से यही देखना होता है कि जिन आयन की कंडक्टेंस चाहिए उसको ऐड कर दो और जो नहीं चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास में फिर हमने NaCl एक्स्ट्रा आया तो माइनस NaCl यहाँ पर अपन ने कर दिया। इससे सॉल्व करने पर 390.55 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आया। हमारे पास में लैम्डा एम आ गया, लैम्डा एम नॉट आ गया, क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अल्फा की वैल्यू आ गई 48.1 अपॉन 390.55 और ये आ गया 0.123। और अपना आंसर तो 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कि कौन सा होगा, वो होगा सेकेंड ऑप्शन। पर यहाँ मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जो हम कोटा क्लासरूम एलन में भी ये सिखाते हैं कि ऑप्शंस को देखो और कैलकुलेशन उतनी ही करो जितनी की ज़रूरत है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, ये पॉसिबल है नहीं कि वीक एसिड का अल्फा 1 हो जाए, मतलब पहला ऑप्शन आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, अल्फा 1 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका मतलब या तो मेरा आंसर सेकंड होगा या मेरा आंसर फोर्थ होगा। सेकंड और फोर्थ के बीच में ना डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, 0.1 0.01, तो डिफरेंस जब बहुत बड़ा हो तो कैलकुलेशन पूरी एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो समझाना चाह रहा हूँ समझना, इस 4.95 की जगह 5 ले लो, और ये जो 0.001028 दिख रहा है इसे आप केवल 0.001 ले सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन टिपिकल है ही नहीं। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन टिपिकल है पर है नहीं, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 48 के बजाय 50 आ जाता, इतना ही फर्क पड़ता। सिमिलरली जब आप मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल रहे थे तो 91.05 की जगह आप सीधा 90 ले लें, 425.9 की जगह 425 ले लें, 126 की जगह 125 ले लें, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर सीधा 390 आ रहा है, और 390 को भी आप 400 ले लें। क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं। तो हमारे पास में ये आया 50, ये आया 400 के आसपास, तो अगर मैं 50 अपॉन 400 करता तो ये ऑप्शन आता मेरा 0.125 आता सॉल्व करने पर ये 0.125 के सबसे नज़दीक जो होता वही मेरा आंसर चला जाता। तो एग्जाम में टाइम बचता नहीं बचता। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं बच रहा, तो टाइम तब नहीं बचता जब वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा ऑप्शंस को देखें, वो आपकी हेल्प करने के लिए। अगर 4 ऑप्शन क्लोज नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ा अप्रॉक्स आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, equal volume of 0.01 molar acetic acid and 0.01 molar NaOH solutions are mixed together. What would be the molar conductivity of mixture if conductivity of sodium acetate is 6.3 into 10 to the power minus 4 Simon centimeter inverse? कब दिया अपने को, अपेरेंटली देख के ऐसे लग रहा है ये तो बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी करेंगे तो लैम्डा एम आ जाएगा, और हमसे यही पूछा है। लेकिन यहाँ गलती की गुंजाइश है, क्या है, कप्पा डायरेक्टली दिया है, पर ये जो मोलारिटी दी है वो उस सॉल्ट की नहीं दी है जिसका कप्पा दिया है या जिसकी हमें मोलार कंडक्टेंस पूछी है। ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस की है। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस की है तो इससे पहले हमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डिटेल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एसिटिक एसिड और NaOH दोनों की मोलारिटी दी है, मोल नहीं दिए, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंज्यूम होगा। लेट एज्यूम कि एसिटिक एसिड का V वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.01 इंटू वी, और इसके भी हो गए 0.01 इंटू वी। अगर इसके मोल 0.01 इंटू वी है, इसके भी मोल 0.01 इंटू वी है, तो हमारे पास में इसके जो फाइनली मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0.01 इंटू वी बनेंगे। और हमारे पास में अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा 0.01 वी अपॉन 2v, मोल्स बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन यही है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर। और अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे लैम्डा एम निकालना है तो k इंटू 1000 बाई एम, के की वैल्यू 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दे रखी है और हमने मोलारिटी 0.005 निकाली है, तो सॉल्व करने पर आता है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और 4 ऑप्शन में से हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो पता चला ना कि यहाँ क्या गलती की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वही सीधी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमें
किसका कप्पा दिया है, किसकी मोलार कंडक्टेंस पूछी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A2B इलेक्ट्रोलाइट है, कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A2B। ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है A2B, क्योंकि हमें सारा डेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही दिया है। A2B वैद्युत अपघट्य के लिए मोलार चालकता का मान ज्ञात करें। तो आप देखें हमें सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू दे रखी है। तो अगर मुझे A2B के लिए निकालना है, तो अब आप खुद सोचो कि A2B के लिए निकालना है अगर मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मुझे इनमें को कैसे यूज करना है। मुझे A2 चाहिए, मतलब 2A चाहिए, तो आप खुद सोचो इसमें से 2A कहाँ से आएंगे। ये यहाँ से आएंगे, मतलब इसको अगर मैं 1 कह दूँ, इसको मैं अगर 2 कह दूँ, इसको अगर मैं 3rd कह दूँ, तो मुझे दिख रहा है ना कि A2 कहाँ से आएगा, 2nd से आएगा। B कहाँ से आएगा, B आएगा हमारे पास में 1st से आएगा। और हमारे पास में जब मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ सल्फेट एक्स्ट्रा और यहाँ 2 सोडियम एक्स्ट्रा, तो मुझे 2 सोडियम और 1 सल्फेट मतलब Na2SO4 को माइनस भी करना पड़ेगा। क्या इतना ही है सवाल या इसमें कुछ और चीज़ भी है? हाँ, ढंग से देखना इसकी यूनिट, इन दोनों की यूनिट पर इक्विवेलेंट और पर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर मुझे मोलार कंडक्टेंस निकालनी है तो पहले तो इस पर इक्विवेलेंट यूनिट को किस में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, पर मोल में बदलना पड़ेगा। अब चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ हमें जानते हैं कि A2B का मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है, तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन A2SO4 और Na2B को ऐड किया तो मेरे पास में A2 आ गया, B आ गया, पर दिख रहा है कि यहाँ Na2 और SO4 एक्स्ट्रा है, तो इसको माइनस करने के लिए मैंने लैम्डा m0 ऑफ Na2SO4 माइनस किया। लेकिन हमें जो डेटा दे रखा है वो पर इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और मोलार कंडक्टेंस में जो रिलेशन है वो ये है, मोलार कंडक्टेंस बराबर वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और वैलेंसी फैक्टर जो हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों का ही वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो हमें जब इसकी मोलार कंडक्टेंस निकालनी है तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस A2SO4 की कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है, तो 400 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मोलार आई। इसी के साथ हमने को चाहिए Na2B के लिए 113 दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलार निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास में Na2SO4 की तो मोलार कंडक्टेंस ही दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 766 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर यहाँ एक गलती की गुंजाइश और है, क्योंकि ऑप्शन अगर देखोगे तो आपको 766 दो जगह दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमें पूछी मोलार कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमारा आंसर जाएगा 4th ऑप्शन 766 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और अपना आंसर हो गया 4th ऑप्शन। आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी अच्छे से है और साथ में ना ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा हो पर वो ऑप्शन इस तरह से प्रेजेंट करे कि गलती की गुंजाइश हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अरेंज मेटल्स A, B, D एंड E इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमारे पास में रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दे रखी है और अपने को ये पता करना है कि कौन सा मेटल किस से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमें ये पता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये कर सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन में देखूं तो B यहाँ A को डिस्प्लेस कर पा रहा है, और B अगर A को डिस्प्लेस कर पा रहा है इसका मतलब B की रिएक्टिविटी A से ज़्यादा है। सेकेंडली, अगर A और HCl की रिएक्शन से A H2 को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब A की रिएक्टिविटी H2 से ज़्यादा हो गई। थर्ड में D जो है वो E को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब D की रिएक्टिविटी E से ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट रिएक्शन में D HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। अगर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी D से ज़्यादा है। तो अगर हम इन रिएक्शन को देखें तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, B की। B के बाद किसकी आ गई, A की, और A के बाद हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से कम D है, तो A के बाद हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के बाद D आ गया, और D के बाद क्या आ गया, E। तो अगर इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें B के बाद A और A के बाद D और D के बाद E आए, तो हो गया सेकंड ऑप्शन। आप देखेंगे अपना आंसर है सेकंड ऑप्शन। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक ये है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी वर्जन है इसका। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन E0 दे रखे हैं हमारे पास में Ag प्लस ऑब्लिक Ag के, मैग्नीशियम 2 प्लस ऑब्लिक मैग्नीशियम के, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर के, और आयरन 2 प्लस ऑब्लिक आयरन के। हमें ये स्टेटमेंट बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला है AgNO3 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल,
CuCl2 solution can be stored in silver vessel, FeCl2 solution can be stored in copper vessel। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझें, ये लगभग वैसा ही कंसेप्ट है जैसे पिछला था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए अपन ने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। वहां पर अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस की बात चल रही थी, और यहां हमें ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन किस मेटल के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक समझ लो, और आप नोट्स में लिख भी लो कि अगर मान लो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल का कंटेनर है ना, इसका मतलब तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल आयन को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, और अगर वहां रिएक्शन हो गई तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो पहले इसमें मेटल की रिएक्टिविटी अगर अपन देखें तो अपने को पता होना चाहिए कि मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ये एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है ये समझें, क्योंकि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, मतलब वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जिस मेटल का एसओपी ज़्यादा होगा वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। पर हमें तो डेटा जो दे रखे हैं वो सब एसआरपी के दे रखे हैं, और हम जानते हैं कि एसओपी और एसआरपी में साइन का डिफरेंस होता है। तो जिसका एसओपी ज़्यादा उसका एसआरपी कम, तो मेटल की रिएक्टिविटी एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी एसआरपी सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो इन चारों में से अगर अपन देखेंगे तो मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में आ गया आयरन। उसके बाद अपन देखेंगे तो आ गया कॉपर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आ गया सिल्वर। अब इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है AgNO3 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। तो पता है कि कॉपर कैसा है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और मोर रिएक्टिव मेटल में लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को अपन स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास में पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के। इसका मतलब लेस रिएक्टिव मेटल का कंटेनर है तो ये स्टोर किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। CuCl2 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल। अब सिल्वर कॉपर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और सिल्वर अगर कॉपर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब सिल्वर के कंटेनर में इसके सॉल्यूशन को आप स्टोर कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, FeCl2 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। अब यहाँ पर कॉपर जो है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब FeCl2 को भी अपन स्टोर कर सकते हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास में तीनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। इसी का हिंदी वर्जन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाफ सेल आयरन 3+ ऑब्लिक आयरन 2+ एंड कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर 0.77 वोल्ट एंड +0.34 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल हैपन व्हेन बोथ हाफ सेल आर कनेक्टेड। अब इस तरह का ना बहुत कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट में रहता है कि सर अगर दोनों के एसआरपी दे रखे हैं तो ऐसा लिख रखा है कि दोनों का रिडक्शन हो रहा है। नहीं, दोनों के एसआरपी दिया है, और अगर रिएक्शन नहीं दी है तो ये आपको डिसाइड करना है कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन। कैसे डिसाइड करोगे, जिसका एसआरपी ज्यादा मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, जिसका एसआरपी कम मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम। तो क्या टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। डिटेल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आयरन 3+ ऑब्लिक आयरन 2+ कैथोड की तरह काम करेगा क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है। एसआरपी ज्यादा मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। फिर चलते हैं कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर जो है वो एसआरपी कम है। अगर कम एसआरपी है इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो ये एनोड की तरह एक्ट करेगा इसमें। और अगर आप देखें रिएक्शन में तो कॉपर का तो हमने ऑक्सीडेशन करा देना है, और आयरन 3+ का क्या करा देना है, रिडक्शन। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर हो जाएगा कि कॉपर जो है वो आयरन 3+ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को पिक करने के पीछे एक पर्पस है कि यहाँ एक गलती की गुंजाइश होती है कि अगर मान लो हम यहाँ डेटा से सॉल्व नहीं करें और कॉपर 2+ और कॉपर और आयरन का डेटा याद रखें तो गड़बड़ होने की गुंजाइश है, क्योंकि आयरन का जो ज़्यादा कॉमन डेटा अपन काम में लेते हैं वो, और जो सीरीज़ में हमें याद रहता है कि सीरीज़ में ऊपर है या नीचे, वो ये वाला होता है आयरन 2+ ऑब्लिक आयरन, जिसकी वैल्यू -0.44 है, जबकि यहाँ आयरन 3+ ऑब्लिक आयरन 2+ दे रखा है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है तो हमेशा हमें किससे जाना चाहिए, डेटा के थ्रू जाना चाहिए। जिसका एसआरपी ज़्यादा उसका रिडक्शन कर देंगे, और जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। पर ये तब करना है जब रिएक्शन दी ना हो। अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको डिसाइड नहीं करना है। रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हुआ वो कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड। तो आंसर अपना फोर्थ ऑप्शन आ गया, कॉपर रिड्यूसेस आयरन 3+। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस प्लस 4H2O हाफ सेल दे रखा है और उसका SRP का वैल्यू दे रखा है। दूसरा हाफ सेल है सीरियम 4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सीरियम 3 प्लस, इसका भी ई नॉट SRP की वैल्यू अपने को दी हुई है। इस डेटा को यूज करके हम पहले ई नॉट निकालेंगे और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किलोजूल पर मोल में। अब समझना, हमें 2 हाफ सेल दिए हुए और साथ में ना एक रिएक्शन भी दी हुई है और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट पूछा है। तो जब इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी नॉट पूछा है तो पहले मैं ई नॉट निकालूंगा और हमें पता है कि ई नॉट सेल कितना होता है। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ये तब होता है जब हमने दोनों के ही क्या काम में लिए हैं, SRP, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर हमारे पास में क्या दोनों के SRP दे रखे हैं, हाँ इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब कैथोड और एनोड कैसे पहचानेंगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर केवल SRP दिए हैं और रिएक्शन नहीं दे रखी तो जिसका SRP ज़्यादा उसका कैथोड, जिसका SRP कम उसका एनोड। लेकिन अगर रिएक्शन दी हुई है तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, जैसे सीरियम 4 प्लस से सीरियम 3 प्लस में जा रहा है तो इसका रिडक्शन ये कैथोड, मैग्नीज 2 प्लस से मैग्नीज प्लस 7 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एनोड। तो यहाँ पर एनोड कैथोड आइडेंटिफाई हो गए, दोनों के SRP दे रखे हैं, ई नॉट आ जाएगा, फिर अपन डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन है, इसके लिए अपने पास में हाफ सेल के डेटा दे रखे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इन्वॉल्व होंगे क्योंकि सीरियम 4 प्लस जब 3 प्लस में बदलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज और 5 सीरियम एटम है या आयन है सीरियम 4 प्लस। तो हमारे पास में ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आ गया। कैथोड के डेटा अपने पास में दे रखा है, ये है 1.61, एनोड का डेटा दे रखा है हमारे पास में प्लस 1.51। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 वोल्ट आ गया वैल्यू। अब हमें चाहिए डेल्टा जी नॉट बराबर तो माइनस एन एफ ई नॉट और यहाँ पर माइनस 5 इंटू 96500 जो कि फैराडे एफ की वैल्यू होती है इंटू 0.1 अपॉन 1000 माइनस 48.25 और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में आप देखो माइनस 48.25 दे रखा है, वही अपना आंसर होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the concentration of cadmium 2 plus ion in following electrochemical cell। ये हमारे पास में एक सेल दे रखा है, ई सेल दे रखा है जिसके लिए ई नॉट सेल दिया है और हमें किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप देखें कि लेफ्ट में जो है वो एनोड है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट में कैथोड है, वहाँ पर रिडक्शन होगा। तो जब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन 2 प्लस में बदलेगा, ये एनोडिक रिएक्शन है, और राइट में कैडमियम 2 प्लस बदलेगा कैडमियम में। इसमें से हमें जो एनोडिक हाफ सेल पे है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, पर जो कैथोडिक हाफ सेल पे कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने को अननोन है और वो पता करनी है। हमारे पास में फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन का, E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो प्रोडक्ट अपने पास में कौन है, प्रोडक्ट है आयरन 2 प्लस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। रिएक्टेंट अगर आप देखोगे तो कैडमियम 2 प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी है और हमें ये पता होता है कि ये आयरन मेटल है तो ये सॉलिड होगा, ये कैडमियम है मेटल है तो ये सॉलिड होगा, जिनका एक्टिव मास हम 1 लेते हैं। अब जैसे ही इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं तो ई की हमें वैल्यू दे रखी है माइनस 0.02, ई नॉट की वैल्यू अपने पास में दे रखी है 0.04 और हमने 0.0591 की जगह 0.06 लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है और जब डिस्टेंस काफ़ी हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, यहाँ 0.06 ले सकते हैं। आगे की कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जब वैल्यू रखते हैं इस माइनस 0.2 को उधर ले जाएं, इस वाले पार्ट को इधर ले जाएं, तो हमारे पास में 0.06 में 2 का डिवीजन करेंगे तो 0.03 आ गया, log 0.1 अपॉन एक्स बराबर 0.06 आ गया। यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में 2 आ गया, तो ये आया log 0.1 अपॉन एक्स बराबर 2, 0.1 अपॉन एक्स बराबर आ गया 10⁻²। यहाँ से यहाँ अपन ने क्या किया है, एंटी लॉग लिया है, तो 2 का अगर एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻² आ जाएगा, 10 के बेस से। अब आप ये समझें कि हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 10⁻³ क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है तो 10⁻³ आया है। 4 ऑप्शन में से 10⁻³ के सबसे नजदीक जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 10⁻³ के सबसे नजदीक है 9.3 इंटू 10⁻⁴। अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 10 मानूं तो ये हो गया हमारे पास में 10⁻³ और हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। मैं और हम सब टीचर यहाँ पर एलन कोटा में यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऑप्शन
क्लोज नहीं है, ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, तो पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। Moving to next question, by how much would the reduction potential of this half cell MnO4 minus oblique Mn2 plus couple changes if the H plus ion concentration is decreased 100 time at 25 degrees Celsius? यहाँ पर एक बैलेंस हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है मैग्नीज MnO4 माइनस और Mn2 प्लस की, जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने 100 टाइम डिक्रीज किया, मतलब पहले अगर 1 थी तो 1/100 कर दिया है और ये पूछा है कि पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा। अब आप इस चीज़ को समझें कि इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो हमें याद रखनी है, और वो क्या ट्रिक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। ट्रिक ये है कि आप इस केसेस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, सबकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान ले, और जैसे ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मानते हैं, हमारे पास में पता है फॉर्मूला ई का फॉर्मूला ई बराबर ई नॉट। देखो हाफ सेल है तो यहाँ पर ई आर पी हो जाएगा, कंप्लीट सेल होता तो ई सेल हो जाता, तो ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू है। और क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल कंडीशन में सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लो, जैसे ही इसका क्यू देखोगे तो अपन ने इस रिएक्शन का क्यू लिखा है मैग्नीज 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन MnO4 माइनस आयन इंटू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 8। अगर मैं इन सब की कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लूँ तो मेरे पास में क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू 1 आते ही ये वाला पार्ट 0 हो गया, और ये वाला पार्ट 0 होते ही ये जो फर्स्ट कंडीशन का E है वो E नॉट के बराबर हो जाएगा, E1 जो है वो E नॉट के बराबर हो जाएगा। और अब हमें ये देखना है कि किसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज किया है, उससे E2 निकालेंगे। अब अगर मैं E2 निकालूंगा तो E2 बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5 सवाल में दिए हैं, इंटू अगर आप देखेंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं किया तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन अभी भी अपन 1 मान रहे हैं, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम डिक्रीज कर दी, मतलब 1/100 ले लिया, तो ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 द पावर 8। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 0.189 आ रहा है, तो E2 आया E नॉट माइनस 0.189। अब पहले E नॉट ही E1 था, हमने यहाँ सॉल्व किया ना सॉल्व अपने, E1 बराबर E नॉट, अभी E1 माइनस 0.189 पोटेंशियल हो गया है, इसका मतलब 0.189 वोल्ट कम हो गया है। पर अगर हमारे ऑप्शन देखेंगे तो मिली वोल्ट में, तो 0.189 वोल्ट को हम 189 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होगा, इट विल डिक्रीज बाय 189 मिली वोल्ट, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है। अब हमें ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में अगर रिलेशन देखें तो हमारे पास रिलेशन है लॉग के बराबर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। यहाँ पर भी हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को बिल्कुल हैंड पिक किया है, बिल्कुल ऐसे सवाल लिए जिससे आपको हम मल्टीपल पार्ट समझा सकें कि क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखें और कैलकुलेशन करना भी सीखें। आप देखें डिटेल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लॉग के बराबर एन ई नॉट अपॉन 0.0591, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लॉग के की वैल्यू आती है 35.53। के निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जब एंटी लॉग लेंगे 10 का बेस है तो ये जो है ये 10 की पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 35.53 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 10 टू द पावर 35 और 10 टू द पावर 0.53। मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा कि 10 टू द पावर 35 जो है वो एक ही ऑप्शन में होगा, और अगर एक ही ऑप्शन में तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं और इसको लेके परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 35 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में अपना आंसर आ गया। बिल्कुल बिंदास टिक कर दें, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ऑल्दो यहाँ तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि ये जो 10 टू द पावर 0.53 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये आप थोड़ा याद करने की कोशिश करें कि 0.53 किसका लॉग हो सकता है। लॉग 3 है 0.48, लॉग 4 है 0.6, इन दोनों के बीच में होगा तो ये है लगभग 3.4। तो अपना आंसर होगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर 35। पर देख रहे हो ना कि 10 टू द पावर 35 से भी अपना आंसर आ जाता है, तो अपना आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the standard reduction potential of copper 2 plus oblique copper and copper 2 plus oblique copper plus are 0.337 volt and 0.153 volt respectively. Calculate standard electrode potential of copper plus oblique copper.
ये 2 हाफ सेल दिए हुए हैं और तीसरा हाफ सेल पूछा है। जब 2 हाफ सेल दिए हों और तीसरा हाफ सेल पूछा हो तो इसे डेल्टा जी नॉट मेथड से सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है जिनका पोटेंशियल दिया हुआ है, और थर्ड इक्वेशन का पोटेंशियल अपने को निकालना है। डेल्टा जी मेथड एक तरह से ना हैसलो है कि अगर मुझे थर्ड इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों इक्वेशन को अपन कैसे काम में लेंगे। तो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में कॉपर +1 चाहिए। कॉपर +1 कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। सेम साइड है या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। तो इस इक्वेशन को हम रिवर्स करेंगे या इन्वर्स करेंगे या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। फिर मुझे चाहिए कॉपर। कॉपर कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। सेम साइड है तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे। तो जो इक्वेशन के साथ होगा वही डेल्टा जी के साथ होगा, डेल्टा जी नॉट के साथ होगा। इसका भी एक शॉर्टकट है जिसमें इस स्टेप को भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। जो इक्वेशन का रिलेशन है वही एन और ई नॉट का रिलेशन है। मतलब अगर मैंने इक्वेशन थर्ड निकालना है, मतलब N3 E3 नॉट, तो N3 हो गया मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन, E3 नॉट मुझे निकालना है। यहाँ लिखा है 1 तो यहाँ आ जाएगा N1 E1 नॉट। N1 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और E1 नॉट ये दे रखा है, और E2 N2 E2 नॉट, तो N2 में 1 इलेक्ट्रॉन है और E2 नॉट की वैल्यू ये दे रखी है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.521 वोल्ट। याद रखें 2 हाफ सेल दिए हैं और पूछा तीसरा हाफ सेल है तो डेल्टा जी मेथड से जाएंगे। और अगर 2 हाफ सेल दिए हैं और पूछा अगर कंप्लीट सेल के लिए, जो थोड़ी देर पहले अपन ने Mn2+ से MnO4 नेगेटिव और सीरियम 4+ से सीरियम 3+ वाला किया था, तो वहाँ 2 हाफ सेल दिए थे और कंप्लीट सेल पूछा था, तो वहाँ सिंपली ई नॉट सेल निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड करना था। पर यहाँ कंप्लीट सेल नहीं है, यहाँ हाफ सेल है तीसरा भी, इसलिए अपने को जाना पड़ेगा डेल्टा जी मेथड से। चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेल डायग्राम शोन बिलो कंटेन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन HA के दे रखा 4 NaA इन बोथ कंपार्टमेंट, व्हाट इज द सेल EMF। हमें 2 हाफ सेल में दोनों में सेम सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमारे पास में इलेक्ट्रोड भी सेम है। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ या नहीं हुआ? ये थोड़ा ना ट्रिक सवाल है, दिखने में टिपिकल दिख रहा है। अब अगर नीट के एग्जाम में सारे टिपिकल और बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल आ गए तो स्टूडेंट 1 आवर में 45 क्वेश्चन कैसे कर पाएगा? तो आप समझो कि जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रिक होगा सॉल्व करने का, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास में पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो E बराबर क्या होता है? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। अब समझो कॉन्सेंट्रेशन सेल आते ही एनोड और कैथोड का मटेरियल सेम है, यहाँ हाइड्रोजन है दोनों तरफ, इसका मतलब ये 0 हो गया 0। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो Q होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ दोनों हाफ सेल में, कैथोडिक हाफ सेल में और एनोडिक हाफ सेल में सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इधर और इधर दोनों तरफ सेम होगी। जब कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल दोनों में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो Q की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जैसे ही Q1 आएगा ये वाला पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो E सेल जो होगा इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसको हमने डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है, आप पिक्चर ले सकते हैं पर उतने की जरूरत नहीं है, ट्रिक क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास में आंसर फोर्थ ऑप्शन आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस का। इस पूरे चैप्टर को आप देखो तो 3 पार्ट में हमने बांटा। हमने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन जो लिए थे वो किसके लिए थे? वो हमने लिए थे 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टेंस की बात करी थी। फिर हमने उसके बाद से 15 तक के जो क्वेश्चन लिए थे वो गैल्वेनिक सेल के लिए, और अब जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलिसिस के ले रहे हैं ताकि चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकें। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इन तीनों में से क्या क्या स्टेटमेंट सही होंगे? ये इसका हिंदी में है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। NaCl जब एक्वस लेते हैं तो हमारे पास में कौन कौन होता है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है? तो NaCl में से Na+ और Cl आयन आएंगे, और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज हो सकता है। अब देखेंगे एनोड पर कॉम्पिटिशन किस किस के बीच में, वाटर भी जाएगा, Cl आयन भी जाएगा। वाटर का ओवर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया है,
वाटर के ओवर पोटेंशियल के कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होके और Cl आयन का ऑक्सीडेशन पहले होगा। इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा किसका, Cl आयन का, और बनेगा Cl2। तो एनोड पे बनी Cl2। फिर अपने पास में कैथोड की बात कहेंगे तो कैथोड पे वाटर और Na+ जाएगा। Na+ बहुत एक्टिव मेटल का कैटायन है, तो उसका रिडक्शन तो हो नहीं सकता वाटर के पहले, तो इसका मतलब वाटर का रिडक्शन होगा। और जब भी वाटर का रिडक्शन होता है तो H2 गैस तो बनती है और साथ में OH आयन भी बनता है। तो एनोड पे बना Cl2, कैथोड पे बना H2, और सॉल्यूशन में आप देखोगे तो Na+ और OH आयन हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट बना है। और इसी वजह से धीरे धीरे जब भी एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो pH की वैल्यू बढ़ती है। तो हमारे पास में आंसर में हम देखेंगे कि क्या क्या बना है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है, Cl2 गैस एट एनोड, सही है। NaOH एज इलेक्ट्रोलाइट, यस NaOH एज इलेक्ट्रोलाइट। और हाइड्रोजन गैस एट ए कैथोड, क्या हाइड्रोजन गैस एट कैथोड बन रहा है, यस। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर जाएगा 4th ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम दे रखे हैं 2, कॉलम 1 में कन्वर्जन दे रखे हैं रिडॉक्स, और कॉलम 2 में नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, ये सवाल में पूछा है। सिंपली ये ध्यान रखना है कि अगर कितने फेराडे पूछे तो नंबर ऑफ फेराडे बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में मोल हर एक के दे रखे हैं, अगर वैलेंसी फैक्टर पता है तो वैलेंसी फैक्टर को मोल से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने हैं उतने ही फेराडे रिक्वायर्ड है इनके डिपोजिशन के लिए। अगर आप देखें, पहला एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ से यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 6, मोल कितने हैं 0.5, तो 6 × 0.5 आंसर आएगा 3 फेराडे या 3 इक्विवेलेंट है। 3 फेराडे 4 ऑप्शन में, मतलब इनमें से कहाँ दे रखा है, एस में दे रखा है। तो जब भी कॉलम मैच का सवाल आए ना नीट में, तो पहले मैच करते ही उसको ना ऑप्शन में से देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से सारा का सारा मैच कर जाता है, जैसे ए के साथ क्या होना चाहिए एस, 4 ऑप्शन में से अगर आप ए के साथ एस देखोगे तो अपना आंसर तो आ गया। ए के साथ एस कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में, कहीं और है नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर आ गया। इसके फर्दर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ तो अपन सीखते हैं। अगर मैं Al2O3 से एल्यूमिनियम पे जाता हूँ, एक कॉमन कन्फ्यूजन स्टूडेंट का जो इलेक्ट्रोलिसिस में रहता है वो ये रहता है कि सर वैलेंसी वेक्टर अपन Al2O3 का लेंगे या एल्यूमिनियम का। तो याद रखना, जिसके मोल उसी का वैलेंसी वेक्टर उसी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएंगे। तो मोल किसके दे रखे हैं, Al2O3 के, तो वैलेंसी फैक्टर भी Al2O3 का आएगा और वो 6 होगा। यहाँ +3 से 0 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और 2 एल्यूमिनियम है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 6। 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। बी के लिए हो जाएगा P। यहाँ NaCl -1 से Cl2 में जब जा रहा है वो 0 में जा रहा है, और 11.2 लीटर किसका दिया है, Cl2 का, तो इसमें 11.2 लीटर एट STP दिया है, तो इसके हाफ मोल होगा। और Cl2 का वैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा 2। तो मोल है हाफ, वैलेंसी फैक्टर है 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है तो फेराडे भी 1 है, तो इसको तो सिंपली R से मैच कर रखा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, O2 के नंबर ऑफ मोल्स दिए तो वैलेंसी फैक्टर भी O2 का चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर -2, 0 से -2, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 का, और कितने ऑक्सीजन एटम है इसके एक मॉलिक्यूल में 2, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर अपने पास में हो गया 4, और मोल दे रखे हैं 0.5, 4 × 0.5 आंसर आ जाएगा 2 इक्विवेलेंट और 2 फेराडे। तो डी को मैच करना है क्यू के साथ, तो अपना आंसर हो गया 4th ऑप्शन। फर्स्ट से ही आ गया था, फर्दर सीखने के लिए अपन ने सॉल्व किया फर्दर। ये इसका हिंदी वर्जन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोल्टन Al2O3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस एट 1 इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन गैस एट अदर इलेक्ट्रोड फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हमने Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, तो Al2O3 मोल्टन अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर तो एल्यूमिनियम बनेगा और एनोड पर O2 गैस बनेगा। डिटेल सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में यही करना होता है कि Al2O3 के इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम बना और ऑक्सीजन बना। अगर मुझे इनके मोल का रेशो चाहिए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड पर बनने वाले इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम होंगे। मतलब मैं एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट को इक्वल कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट इक्वल करूँगा, मोल इक्वल नहीं होंगे। और इक्विवेलेंट अपन जानते हैं वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल होता है,
तो अगर मैं एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर, अब समझना यहाँ मोल किसकी बात कर रहे हैं अपन, एल्यूमिनियम की। इससे पहले वाले सवाल में मोल Al2O3 के दिए थे तो वैलेंसी फैक्टर Al2O3 का लिया था। यहाँ इस क्वेश्चन में मोल जो दिए हैं वो एल्यूमिनियम के दिए हैं, तो वैलेंसी फैक्टर भी एल्यूमिनियम का आएगा। और इसमें वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का 3 ही आएगा, क्योंकि 0 से +3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। ऑक्सीजन 0 -2, 0 से -2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 4। हम जानते हैं वैलेंसी फैक्टर में निकालते समय आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 4, इसका वैलेंसी फैक्टर 3। फॉर्मूला अपने पास वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल, वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल। वैलेंसी फैक्टर 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, वैलेंसी फैक्टर 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आप रेशो लेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, और 4/3 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 4th ऑप्शन में दे रखा है, यही अपना आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर दैट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.2 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने 0.2 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया है और उससे कॉपर को डिपॉजिट किया है। यहीं से आप इसका वैलेंसी फैक्टर देख लो कि कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, यहाँ से अगर कॉपर बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, होगा वैलेंसी फैक्टर 2। आगे पढ़ते हैं, when a quantity of electricity equal to that required to liberate 2.24 liter of hydrogen gas at STP from a 0.1 molar aqueous solution of sulfuric acid। दूसरी जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से आप H2 गैस लिबरेट करवा रहे हैं, तो यहाँ H2 का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि ये 0 और यहाँ पर +1, 0 से +1 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। मतलब एक तो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर बना रहे हैं, एक H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से H2 बना रहे हैं, 2 अलग अलग जगह पे हो रहा है लेकिन दोनों में सेम करंट है, दोनों में सेम करंट, तो सेम फेराडे मतलब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर का मैंने बताया वैलेंसी फैक्टर 2 और हाइड्रोजन का भी समझा है वैलेंसी फैक्टर 2। तो सिंपली अब कौन सा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला काम में लेना होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या इन्फॉर्मेशन पूछी है। यहाँ पर कॉपर का हमें ना वेट पूछा है, तो हम काम में लेंगे वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल, जो कि वेट अपॉन एटॉमिक वेट लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए STP पे वॉल्यूम दिया है, तो जब वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल करते हैं तो मोल निकालते समय हम करेंगे वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में वेट आ जाएगा 6.35 ग्राम। ये कॉपर का मास आ गया। 4 ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो 6.35 ग्राम 3rd ऑप्शन में दिया है, यही अपना आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 5 आवर्स बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लें कि हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है और उस AgNO3 के सॉल्यूशन में पूरा पढ़ देता हूं। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास फॉर 5 आवर्स बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड इन 500 ml 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है लेकिन वहाँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, इलेक्ट्रोड है अटैकेबल। और जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड होते हैं इसका मतलब इस तरह का केस है कि हमारे पास में AgNO3 का सॉल्यूशन और इसमें हमने सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड लिए, सिल्वर के इलेक्ट्रोड लिए अपन ने, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होगा तो कॉम्पिटिशन में, ऑक्सीडेशन में कौन कौन है, ऑक्सीडेशन में कॉम्पिटिशन में NO3 माइनस है, वाटर है और Ag मेटल है। Ag मेटल, वाटर और NO3 माइनस में से अगर कंपटीशन हो तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होता है, Ag का। मतलब यहाँ पर Ag प्लस सोल्यूशन में आएगा, Ag से बदलेगा Ag प्लस में, और सॉल्यूशन का जो Ag प्लस है वो डिपॉजिट होके बदल जाएगा यहाँ पर मेटेलिक सिल्वर में, क्योंकि कैथोड पे कंपटीशन किस किस के बीच में, एक तो Ag प्लस के बीच में है और एक वाटर के बीच में। Ag प्लस और वाटर के कंपटीशन में से हम जानते हैं कि Ag प्लस का रिडक्शन पहले होगा। मतलब हुआ क्या है, Ag से Ag प्लस बना और Ag प्लस से Ag बन गया, तो क्या सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज आएगा? नहीं। इसका मतलब जो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी फाइनल AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन भी वही रहेगी। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 मोलार थी तो फाइनली भी कितनी होगी, 3 मोलार है। ध्यान रहे ये ट्रिक क्वेश्चन है, आपको पहले इलेक्ट्रोड को अच्छे से देखना है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता तो ये अलग तरीके से सॉल्व होता, और अभी क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है और अटैकेबल इलेक्ट्रोड है तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेते समय कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आया है।
आई होप इस T20 सीरीज़ के इस एपिसोड से आपको हेल्प मिलेगी और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। इस तरह की सीरीज़ में और चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे और इसकी हेल्प से आई होप आप और अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, नेक्स्ट टेस्ट को और अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू।